नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि फ्रीटवेयर क्लासेज पर आपको लगातार हिंदी, संस्कृत और गणित की कक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। उसी श्रृंखला में मैं आज हिंदी की एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ रहा हूं। देखिए, हमने पढ़ लिया था हिंदी में वर्णमाला, और वर्णमाला में भी हमने क्या क्या पढ़ा था। हिंदी की वर्णमाला में अपन ने पढ़ लिया था, स्वरों की बात कर ली थी, स्वर वर्ण की परिभाषा तक अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं किसकी? स्वरों के भेद की। किसकी बात करने वाले हैं? स्वरों के भेद की। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। एक बार उनका उच्चारण कर लेते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब अपन बात करते हैं स्वरों के भेद की। किसकी बात करते हैं? स्वरों के भेद की। तो देखो, स्वर के भेद में सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल का मतलब है कि मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वर वर्णों की बात, भेद की बात करने वाले हैं। तो ये उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऋस्व, दूसरे नंबर पे दीर्घ, और तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्लुत। नाम से पता चल रहा होगा, ऋस्व। ऋस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। ऋस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। तो देखिए, परिभाषा की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षा करते समय कम लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षा करते समय कम लगता है, उनको क्या बोलते हैं? ऋस्व स्वर बोलते हैं। कौन से स्वर बोलते हैं? ऋस्व स्वर बोलते हैं। देखिए, अब आप रटने की आवश्यकता नहीं है इनमें, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। इनको आप आराम से इनके उच्चारण करके इनको आराम से पहचान सकते हो। देखिए, यहां से उच्चारण करते हैं ए, ई, उ, री। देखिए, इनके उच्चारण में समय कम लग रहा है। क्या लग रहा है? समय कम। इस प्रकार से जो ए, ई, उ, री, ये जो 4 स्वर होते हैं, ये क्या होते हैं? ऋस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ऋस्व स्वर होते हैं। और इन 4 स्वरों को क्या माना गया है? मूल स्वर भी माना गया है। क्या भी माना गया है? मूल स्वर भी माना गया है। और देखो, इनके मात्रा भी एक एक ही लगती है। इनकी मात्रा भी क्या लगती है? एक एक ही लगती है। इनकी छोटी ही लगती है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और इनको कौन से स्वर भी बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। मैंने बताया था, ऋस्व, ऋस्व का मतलब छोटा या लघु भी बोल सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ऋस्व स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अपेक्षा करते समय कम लगता है, उनको ऋस्व स्वर बोलते हैं। तो इन स्वरों में कौन कौन से आ जाएंगे? ए, ई, उ, री। ये जो 4 स्वर होते हैं, इनको मूल स्वर भी बोलते हैं, ऋस्व स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, और लघु स्वर भी बोलते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ए, ई, उ, री, ये क्या होते हैं? ऋस्व स्वर होते हैं। इसके बाद में बात की अपने कि ऋस्व स्वरों को क्या बोलते हैं? मूल स्वर। एग्जाम में मूल स्वर भी लिखा आ सकता है, एक मात्रिक स्वर भी लिखा आ सकता है, और लघु स्वर भी लिखा हुआ आ सकता है। आगे बात करते हैं नंबर 2, दीर्घ स्वर की। दीर्घ यानी बड़ा। हिंदी के अंदर जो शब्द होते हैं, उन शब्दों में ही परिभाषा छुपी होती है। कहीं ना कहीं आपको उनको पहचानने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है। आप उनके नाम से ही उनकी पारिभाषिक शब्दावली को पहचान सकते हैं। देखिए, दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, मूल स्वरों में जितना समय लग रहा था, उन्हें मूल स्वरों से इसमें कितना समय लग जाएगा? 2 गुना समय लग जाएगा। और देखिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। मूल स्वर हुए थे ए,
ई, ऊ और री। बाकी के जो 7 बच गए वो किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। देखिए कौन कौन से आ जाएंगे? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों को और किस नाम से जानते हैं? द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, आ में 2 मात्राएं लग जाती हैं। ई यानी कि बड़े होते हैं, इसलिए इनमें 2 मात्राएं होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और इन स्वरों को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 वर्णों का क्या होता है? समावेश होता है। और इनको संधि स्वर भी बोलते हैं। इन स्वरों की सहायता से संधि कार्य भी किया जाता है। इस कारण से इन स्वरों को क्या बोलते हैं? संधि स्वर भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 3 प्लुत स्वर की। नंबर 3 किसकी बात करते हैं? प्लुत स्वर की। तो वे स्वर जिनका उच्चारण बिना रुके लगातार करते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण बिना रुके लगातार करते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? एक तो ए, और जो दीर्घ जो 7 स्वर हैं वे इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? 8। पूछ सकता है कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगी? 8। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। मैं प्लुत बताता हूं आपको कैसे। जैसे अपन किसी को नाम पुकारते हैं, जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ओ दीपल्या, तो जो ये दीपल्या, जो ये आ की ध्वनि लगातार बोल रही है, इसी को क्या बोलते हैं? प्लुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लुत बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं ओम, ठीक है ना, तो ये जो लगातार जो ध्वनि बोल रही है इसको क्या बोलेंगे? प्लुत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको प्लुत बोलेंगे। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं कि स्वरों के भेद में अपन ने बात की है उच्चारण की अवधि के आधार पर। तो पहले है ऋस्व, दूसरे पे है दीर्घ, तीसरे पे है प्लुत। ऋस्व की बात की जाती है तो वे स्वर जिनमें अपेक्षाकृत समय क्या लगता है? कम लगता है। क्या लगता है? समय कम। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? ए, ई, ऊ, री। ये 4 स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? ऋस्व स्वर होते हैं। इसके बाद में ऋस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। नंबर 2 पे बात की अपन ने किसकी? दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा? दीर्घ का मतलब बड़ा, तो मतलब मूल स्वरों से इनमें क्या लग जाएगा? समय 2 गुना लग जाएगा। जो मूल स्वर थे उनको छोड़ करके बाकी के ये जो 7 बच रहे हैं, इनको क्या बोल देंगे? दीर्घ स्वर। क्या बोल देंगे? इनको दीर्घ स्वर बोल देंगे। और दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, और संधि स्वर भी बोलते हैं। नंबर 3 पे बात आती है किसकी? प्लुत स्वर की। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुके लगातार किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। तो जिनके देखिए इनमें संख्या कितनी होती है इनकी? 8 होती है। एक तो ए वर्ण, और मूल स्वरों में से ए को ग्रहण करते हैं, और जो बाकी के दीर्घ स्वर होते हैं वो 7। इस प्रकार से 7 तो दीर्घ स्वर और एक ए, इस प्रकार से कितने हो जाते हैं प्लुत स्वर? 8। संख्या की बात की जाती है तो प्रश्न बन सकता है कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8। आगे बात करते हैं। हाँ, आगे दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं। दूसरा वर्गीकरण आता है उच्चारण के आधार पर। ध्यान रखना, इससे पहले वाला था उच्चारण काल के आधार पर, यह है केवल उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। पहला है अनुनासिक स्वर, दूसरा है निरअनुनासिक स्वर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हिंदी के अंदर शब्दों में ही इनकी परिभाषा छुपी होती है। देखिए
अनुनासिक। अनुनासिक, तो अनुनासिक का मतलब क्या हो गया? मुख और नाक। मुख और नाक, कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। देखिए, अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है। जितने भी अनुनासिक स्वर होते हैं उनमें क्या लगा होता है? उनमें चंद्र बिंदु लगी होती है। देखिए, जैसे ए के ऊपर मैंने लगाया ये चंद्र बिंदु, आ के ऊपर लगाया, ई के ऊपर लगाया, अब और इस ई के ऊपर लगाया। तो देखिए, इनका उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए, आ, ई, यानी कि जो वायु है वो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलनी चाहिए। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं यहाँ पे, अंधेरा, तो अंधेरा, तो मुख के साथ साथ ये वायु है वो कहाँ से भी निकलनी चाहिए? नाक से भी निकलनी चाहिए। देखिए, आँख, तो ये वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकल रही है। इस प्रकार से ये एक दूसरा शब्द ले लेते हैं, ऊंट। तो ऊंट में भी, ऊंट बोलते हैं तो उसमें भी वायु है, मुख के साथ कहाँ से निकलती है? नाक से। आप सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर तो ऐसा चिन्ह है और इस ई के ऊपर ऐसा चिन्ह है। तो देखिए, जिनके ऊपर मात्राएं होती हैं उनके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, उनके ऊपर सिर्फ एक ये बिंदु लगाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक स्वर समझ में आ गया होगा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ किस में निकलती है? नाक से निकलती है। जैसे ए, तो ए में मुख से भी निकल रही है और नाक से भी निकल रही है। दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं, निर अनुनासिक स्वर। तो निर, देखो शब्द में ही छुपा है निर। निर यानी बिना, निर यानी बिना, निर यानी बिना, या निर का मतलब आप समझ सकते हैं कि अभाव। निर का मतलब क्या समझ सकते हैं? अभाव। तो निर अनुनासिक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नाक में से वायु नहीं निकलेगी, यहाँ पर वायु किस में से निकलेगी? मुख से निकलेगी। तो परिभाषा देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल कहाँ से निकलती है? बाहर, मुख से निकलती है। तो देखिए, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कहने का मतलब क्या हुआ? जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? निर अनुनासिक होते हैं। निर अनुनासिक होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? निर अनुनासिक स्वर होते हैं। प्रश्न पूछ सकता है, सभी स्वर होते हैं अनुनासिक, निर अनुनासिक, या अनुनासिक व निर अनुनासिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको चुनाव किसका करना है? निर अनुनासिक का। किसका चुनाव करना है? निर अनुनासिक का। एक बार फिर से मैं इनको दोहरा देता हूं। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जिनके अंदर वायु मुख और नाक से दोनों से बाहर निकलती है, और निर अनुनासिक में केवल मुख से बाहर निकलती है। अनुनासिक में स्वरों के ऊपर क्या लगाया जाता है, या वर्णों के ऊपर क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। हाँ, आगे बात करते हैं तीसरे वर्गीकरण की। और तीसरा वर्गीकरण है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, यानी कि ओठों की गोलाई के आधार पर। तो सब ये कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठों की गोलाई के आधार पर ही 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिनमें पहला अपन देखते हैं वृत्तमुखी या वृत्ताकार। वृत्तमुखी या वृत्ताकार। वृत्त कैसा होता है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल। और बात किसकी की जा रही है यहाँ पर?
ओठों की। किसकी बात की जा रही है? ओठों की। तो वृत्तमुखी वृत्ताकार स्वर, तो कहने का मतलब क्या हुआ? गोल। तो देखिए वृत्त यानी गोल होता है, तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय ओठों का आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। जिन्हें स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय ओठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। देखिए नाम में छुपा हुआ है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी यानी कि वृत्त के आकार के समान, वृत्त के आकार के समान। देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको उच्चारण करके आप आसानी से पहचान सकते हो। देखिए जैसे मैं उच्चारण करता हूं ऊ, ओ, औ। देखिए ओठों का आकार, मेरी तरफ देखना, ऊ होठों का आकार कैसा हो रहा है? गोल। ऊ होठों का आकार कैसा हो रहा है? गोल। ओ कैसा हो रहा है? गोल। औ कैसा हो रहा है? गोल। तो ये जो चार जो वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं? वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर होते हैं। ध्यान रखना, रटने की आवश्यकता नहीं है, उच्चारण करके देख सकते हो आप आराम से। जैसे मैं बोलूं ऊ, तो मेरे होठों का जो आकार है वो कैसा हो रहा है? वो गोल हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। नाम में छुपा है ए का मतलब बिना, ए का मतलब बिना या नहीं, ए का मतलब बिना या नहीं। अवृत्तमुखी यानी कि जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता है, चाहे वो अन्य किसी आकार में हो जाए। परिभाषा देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ का आकार गोल न खुल करे किसी अन्य आकार में खुलते हैं वे अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अपन जिनका उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण के समय होठों का आकार है वो गोल नहीं होता है, अन्य ही किसी आकार में होठ होते हैं। जैसे अब देखो रटने की आवश्यकता नहीं है, इनके अलावा जो स्वर बच गए री को छोड़ करके वो किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वरों में आ जाएंगे। ए, आ, ई, ए, आई। अवृत्तमुखी इसलिए कहलाए क्योंकि होठों का आकार क्या नहीं हो रहा था? गोल नहीं हो रहा था। देखो बोलते हैं ए, होठों का आकार गोल हुआ? नहीं हुआ। आ हुआ? नहीं हुआ। ई हुआ? नहीं हुआ। इस प्रकार से इन स्वरों को क्या बोलते हैं? इन स्वरों को क्या बोलते हैं? अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। आगे देखते हैं अपने अगले वर्गीकरण की बात। हाँ, तो अगले वर्गीकरण की बात करते हैं नंबर 4 पे। मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख की आकृति के आधार पर और मुख की आकृति के आधार पर स्वरों की बात करें तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवृत स्वर, उसके बाद में होता है अर्ध संवृत स्वर, उसके बाद में होता है विवृत स्वर और उसके बाद में होता है अर्ध विवृत स्वर। नाम रटने की आवश्यकता नहीं है, पहले संवृत याद कर लो, उसके बाद में क्या याद कर लो? विवृत याद कर लो। तो नंबर 2 पे याद कर लेना, उसके आगे अर्ध लगेगा अर्ध संवृत और नंबर 4 पे क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संवृत स्वर की। देखिए कि उच्चारण में मुख कम खुलता है, यानी कि जिन वर्णों का अपन उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय मुख क्या खुलता है? कम खुलता है। अपन उच्चारण करके देख लेते हैं। ई, ऊ। तो देखो उच्चारण करते समय मुख बिल्कुल कम खुल रहा है। ई, ऊ, यानी मुख थोड़ा सा खुल रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संवृत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवृत स्वर बोलते हैं। और संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ये ध्यान रखना। ई, ऊ। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से संवृत स्वर है, तो एक ऑप्शन में दे देगा आपको ई, एक ऑप्शन में दे देगा आ और एक ऑप्शन में दे देगा ए और एक ऑप्शन में दे देगा आपको क्या? ए। तो आपका आंसर क्या होगा? ई। आपका आंसर क्या होगा? ई। तो दोनों तो इसमें ई आ जाएंगे और दोनों ऊ आ जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? संवृत स्वर। नंबर 2 की बात करते हैं अर्ध संवृत। देखिए इसमें
इसमें मुख कम खुल रहा था, ये अर्ध यानी आधा। कहने का मतलब क्या हुआ, उसकी अपेक्षा इसमें मुख क्या खुलेगा, थोड़ा अधिक खुलेगा। क्या खुलेगा, थोड़ा अधिक खुलेगा। तो संवृत्त स्वरों में मुख थोड़ा अधिक खुलता है। और ये कौन कौन से होते हैं, ये दो होते हैं, ए और ओ। देखिए अपन ने उच्चारण किया ई, मुख बिल्कुल कम खुल रहा है। अब उच्चारण करते हैं ए, तो ई के मुकाबले ए में मुख ज्यादा खुल रहा है। ओ में भी क्या खुल रहा है, मुख है ज्यादा। इसलिए ए और ओ ये क्या होते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है, उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, यानी कि सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलेगा, विवृत में। और विवृत कौन सा होता है, एकमात्र होता है, और वो कौन सा होता है, आ। देखो उच्चारण करते हैं आ, उनके मुकाबले इनमें इस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख बहुत ज्यादा खुल रहा है, आ। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर की। अर्ध विवृत स्वर की तो परिभाषा देख लेते हैं कि विवृत स्वर से थोड़ा कम तथा अर्ध संवृत स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। यानी कि विवृत स्वर से तो थोड़ा कम खुलता है और अर्ध संवृत स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और औ। ए, आई और औ। देखिए विवृत स्वर से थोड़ा कम, विवृत स्वर से थोड़ा कम। देखो विवृत में आ के मुकाबले कम खुलेगा, ए इसके मुकाबले कम खुला। और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक है, अर्ध संवृत में ए। देखिए ए ये भी कम खुल रहा है। और जब इसकी बात कर देंगे आई, तो इसके मुकाबले इसमें मुख क्या खुल रहा है, अधिक खुल रहा है। तो परिभाषा समझ लेना एक बार फिर से, विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, उन स्वरों को क्या बोलते हैं, अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब अगले वर्गीकरण की बात करते हैं, लास्ट वर्गीकरण है। हाँ, आगे के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो नंबर 5वां वर्गीकरण है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अपन स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो उसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे आता है अग्र स्वर, नंबर 2 पे आता है मध्य स्वर और नंबर 3 पे आता है पश्च स्वर। सबसे पहले अपन बात करते हैं अग्र स्वर की। देखिए अग्र का मतलब ही होता है क्या, आगे। अग्र का मतलब ही क्या होता है, आगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपन बात भी किसकी कर रहे हैं, जिह्वा की। तो कहने का मतलब हुआ कि उच्चारण में जिह्वा के आगे का भाग क्या होता है, सक्रिय होता है। अर्थात यानी कि उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग ही क्रिया में रहता है, इसलिए इनको अग्र स्वर कहते हैं। और अग्र स्वरों की बात करें तो आ जाएंगे इसमें कौन कौन से स्वर, ई, ए और आई। देखिए उच्चारण करके देख लेते हैं, यानी कि क्रिया जीभ का आगे का भाग ही क्रिया करेगा। देखना मैं उच्चारण करता हूं ई। देखिए आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि इसमें इस ई के उच्चारण में जो जीभ है इसके आगे का भाग ही क्रिया कर रहा है, ई। देखिए यहाँ से ये ई आगे वाला जो जीभ का भाग है वही इसमें क्रिया कर रहा है, ए और आई। इस प्रकार से ये 4 क्या होते हैं, जीवा की क्रियाशीलता में ये अग्र स्वर होते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में आता है कि उच्चारण में मध्य का भाग यानी कि बीच का भाग सक्रिय होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ण आता है और वो कौन सा होता है, ए। देखिए ए का उच्चारण करेंगे ए। देखिए तो जिह्वा का जो बीच वाला भाग है वही इसमें सक्रिय रहता है। फिर से उच्चारण करता हूं ए, तो बीच वाला भाग इसमें उच्चारण में सक्रिय हो रहा है। आगे लास्ट नंबर पे बात करते हैं पश्च स्वर की। तो उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है। पश्च का मतलब ही क्या होता है, पिछला होता है। पश्च का मतलब ही क्या होता है, पिछला होता है। तो उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है, उन्हें पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे अब देखो इनमें ई, ए, आई और ए, इनके अलावा जो भी स्वर बच गए वो किस में आ जाएंगे, पश्च स्वर में आ जाएंगे। और कौन कौन से स्वर बच गए थे, आ, ऊ, ओ, औ। अब देखिए इनका उच्चारण करके मैं बता देता हूं कि पिछला स्वर इनके उच्चारण में सक्रिय होता है। देखिए
आ, तो आ का उच्चारण करेंगे तो जीभ का पिछला ही पिछला जो भाग है वो सक्रिय हो रहा है। उ, ओ, औ। इस प्रकार से उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग इन पश्च स्वरों में सक्रिय होता है। तो इस प्रकार से ये स्वरों के वर्गीकरण की बात अपन ने कर ली। आगे अपन बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की। देखिए, अगर आपको ये स्वरों के वर्गीकरण की बात आपको समझ में आई या आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।